डीएस लाइव पर सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर हम शुरुआत करते हैं आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। आप एक किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार से निकलकर राजस्थान की राजनीतिक में आने का क्या मकसद रहा और क्या कुछ आपका संघर्ष रहा, और हनुमान बेनीवाल से आप कब जुड़े थे पहली बार? मैं ज़रूर किसान परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरे परिवार के लोग खेती-बाड़ी से संबंधित हैं, पशुपालन से संबंधित लोग हैं हम। मेरी पढ़ाई बीकानेर में हुई। बीकानेर आपके सीकर में भी 2 साल मेरी पढ़ाई हुई। जब कॉलेज की पढ़ाई करने में डूंगर कॉलेज के अंदर मेरा दाखिला हुआ, उस वक़्त मैं जैसे ही कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में था, तो डूंगर कॉलेज के छात्र नेताओं का बहुत शानदार वो माहौल हुआ करता था। गाँव के नए बच्चे अपने सीनियर नेताओं से हाथ मिलाने के लिए लाइन में लगते थे। तो और उनकी जो सेवा करने की भावना, गाँव से आने वाले बच्चों की छोटी-मोटी मदद करना, तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि क्यों ना मैं भी मेरे गाँव से आने वाले पिछड़े परिवारों के जो बच्चे हैं, उनकी मदद करूँ। हमारे गाँव से आने वाली बहन-बेटियाँ हैं, उन सब बच्चों की मदद करूँ। तो मैं मेरी बहनों और भाइयों की सेवा के लिए ये संकल्प बनाकर निकला कि मुझे डूंगर कॉलेज में छात्र राजनीति एक सेवा के रूप में करनी है। और मेरे जो टीम के साथी थे, उन्होंने उन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया और हमेशा मजबूती दी। और डूंगर कॉलेज में जब फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ना चाह रहा था 2013 में, उस वक्त में कोई कारणवश मेरे साथियों ने मना कर दिया या कुछ एक ऐसा माहौल नहीं था, क्रिएट नहीं हो पाया, तो 2014 में लड़ा और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मेरे टीम ने काम किया और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया, जो आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डूंगर कॉलेज की जीत है। उसके बावजूद मैंने कोई बिना घमंड के, मैं पहला ही शायद छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ जिसने रैली जुलूस नहीं निकाला। सब लोगों को वहीं से धन्यवाद देकर अपने अपने घरों की ओर लौटने के लिए कहा, क्योंकि हम जुलूस निकाल के किसी की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहते। तो मुझे उस वक्त के प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत धन्यवाद दिया कि आपने बहुत समझदारी का प्रतीक। 5,000 की यूथ थी जब जीत के हम गेट से बाहर निकले थे। और बाद में आप कह रहे हो कि आप तीसरे मोर्चे से हनुमान बेनीवाल जी से कैसे जुड़े? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल जी, मैं अध्यक्ष बनते ही उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे लाड प्यार से, स्नेह से मुझे एक अपनापन दिया, भाई भाई समझ के जो पुकारा। उसके बाद मेरे वो कार्यक्रम में आए, बाद में मैंने 1-2 काम ऐसे, जो वहाँ के स्थानीय नेता उस वक़्त मेरे अध्यक्ष था तो मेरे संपर्क में थे, वो नहीं कर पाए। और जैसे ही मैंने हनुमान जी को याद किया, भाई साहब ये पीड़ा है, ये समस्या है, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से रिप्लाई किया काम करके। और फिर धीरे-धीरे मिलना-जुलना शुरू हुआ। जैसे ही मैं भाई साहब से मिलता तो एक नई एनर्जी अपने आप में फ़ील करता, क्योंकि हमेशा वो उनको देखता मैं। वो दिन में जब भी मोबाइल पे किसी की मदद करते हुए दिखते, किसी का फ़ोन आ गया, किसी की पीड़ा सुन रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। और मैं जिन नेताओं के साथ रहा, उन नेताओं को मैं इस कंडीशन में नहीं देखता। वो झूठ बोलते थे, उनका फ़ोन कोई और उठाता था। हनुमान बेनीवाल जी के स्ट्रगल को देख के मैंने उनको फ़ॉलो किया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जिस नेता के साथ काम कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में शायद ऐसा कोई लीडर है जिसके पास व्यक्तिगत मेरे जैसे नौजवानों की इतनी फॉलोइंग है, जो बिना किसी लालच के सिर्फ उनके स्ट्रगल को देखकर उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी के साथ आने का यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल जी सबसे अनूठे और अलग अंदाज के नेता हैं और उन पे कोई किसी भी प्रकार का एलिगेशन नहीं है। वो बेबाक तरीके से हर आदमी की, जहाँ जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी हनुमान बेनीवाल जी सुनते हैं। और वो काम करने का तरीका भी हमें भा गया। और जैसे ही मैं प्रदेश में, हनुमान बेनीवाल जी ने मुझे रैलियों में घूमने का जो मौका दिया, मैं भाई साहब के साथ हर रैली में घूमा, इन नौजवानों से मिला, डूंगर कॉलेज का जो बैकअप मुझे मिला, और आज जो जान पहचान पूरे प्रदेश लेवल की है, उसका मैं हनुमान बेनीवाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं राजस्थान के किसी भी कोने में जाता हूँ, तो मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवान एक भाई समझ के गले लगाते हैं, अपनत्व की भावना दिखाते हैं। तो इसके पीछे मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार और हनुमान बेनीवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। विजयपाल जी, आप छात्र राजनीतिक से निकले हुए नेता हो और आज मुख्य राजनीतिक में आप काम कर रहे हो, तो छात्र राजनीतिक और मुख्य राजनीतिक में क्या फर्क है? छात्र राजनीति में सीखने को मिलता है, डे बाई डे नया सीखो, नया सीखो, नया सीखो। और मुख्य राजनीति में आप देखो कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रोज़ रोज़ उस लीक को घिसना पड़ता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, जो भी मुझे सुनेगा उन सबको,
जो छात्र राजनीति से निकले चेहरे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई या कोई निर्दलीय छात्र संघ के जो नेता रहे हैं, उनका काम करने का अंदाज राजस्थान में और हिंदुस्तान में हमेशा अलग रहा है। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर देख लो आप, जो नेता छात्र राजनीति से निकले हैं, उनका काम करने का तरीका और जो परिवारों की जो विरासत लेके बैठे हैं, उनको आप देखो, समोसे कचौड़ी खा के दिन में नींद लेने का काम करते हैं। बाकी जो छात्र राजनीति से निकलकर आज विधानसभा और लोकसभा में जो पहुंचे, उनका जो काम करने का अंदाज है वो आपको अलग ही नजर आएगा। वो किसी को निराश अपने घर से नहीं लौटाएंगे, वो काम करेंगे, काम का लास्ट तक पीछा करेंगे। विजयपाल जी, अगर आज की राजनीति पर नजर डालें तो धर्म की वंशवाद की राजनीति होती है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ। आप जाति धर्म इसकी पॉलिटिक्स करते हो तो बहुत गलत है। आज के युग में आप नौजवानों की बात करो, शिक्षा की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, आप इलाके के विकास की बात करो, धर्म की ये बातें करके आप एक बार वोट ले सकते हो पर जनता का दिल नहीं जीत सकते, जनता के हित की बात नहीं कर सकते। और धर्म और जाति की बात अगर करके आप वोट भी लेंगे ना, तो आने वाला कल आपको बहुत कमजोरी देगा, मजबूती नहीं देगा। आप समाज को मजबूती नहीं दे पाओगे, हमेशा कमजोरी करोगे। विजयपाल जी बेनीवाल राजनीतिक कार्यों के साथ साथ समाज और पर्यावरण के लिए क्या क्या कार्य करते हैं? मेरी रुचि, मैं पेड़ पौधे लगाने में बहुत विश्वास करता हूँ। मेरी शादी के अंदर भी मैंने हमारी पारिवारिक वानी की जो हमारे प्रोफेसर हैं श्याम सुंदर जी जानी, उनका जो ये मुहिम है पारिवारिक वानी, उनसे जुड़ा हुआ हूँ और पेड़ पौधे लगाने में विश्वास करता हूँ। मेरी शादी मैंने 40,000 के पेड़ पौधे सीकर से मंगवा के मेरे आने वाले घर पे हर मेहमान को दिए। उसके बाद से मेरे पिताजी की डेथ पे भी मैंने 12वें दिन भी पेड़ लगाए और हर इवेंट पे मैं पेड़ लगाता हूँ। अब मैं हमारी पंचायत में मैंने 1100 खेजड़ी के पेड़ लगाए। खुद मैं ब्लड डोनर हूँ, 16 बार ब्लड दिया है मैंने। ब्लड डोनेशन का कैंप लगाता हूँ। मेरी एक सोच है, आप अपने बराबर के लोगों की और आप अपने से कमज़ोर लोगों की हमेशा दया रखो, उनको अपना समझ के उनकी मदद करो, ईश्वर आपका भला करे। आने वाले 4 साल तक आपके मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं आपके विधानसभा के लिए? मैं आज ही एक प्रोटेस्ट करके आया हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इलाके के अंदर आज भी पीने के पानी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। शिक्षा की स्थिति चरमराई हुई है और पशुपालक बहुत है हमारे वहाँ, तो चारा की जो आज संकट है, बहुत भारी संकट है। तो आज मैं मांग करके आया हूँ कि चारा 50% सब्सिडी के साथ किसानों को मिले और हॉस्पिटल जो हेल्थ की जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी है। तो हम चाह रहे हैं कि लून कंसल्टेंट में ट्रॉमा सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल, अच्छी सड़कें और एक शानदार वातावरण, बिना अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण मिले। उन्हें लोगों की मदद करूँगा। बाकी सब बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी पर डिपेंड करता है कि वो कैसा आदेश करेंगे, उनके आदेश के पालन। आप आरएलपी के मजबूत नेता हैं। आरएलपी राजस्थान में 4 सालों तक किन मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी? जो मुद्दे लेकर हमने रैलियां करी बड़ी बड़ी, उसमें किसान का संपूर्ण कर्ज मुक्त, किसान कर्ज मुक्त हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, अपराध मुक्त, भय मुक्त राजस्थान हो, जिसमें रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पर जाए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और जो भर्तियों के अंदर जो घोटाले हुए, एकदम साफ सुथरी भर्तियां हो, बिजली मुक्त किसान को मिले, ये मुद्दा भी हमारा साथ रहेगा। बाकी हमारा मैनिफेस्टो जारी जब हमारे मुखिया करेंगे, उसके बाद उस मैनिफेस्टो में आप सारी चीज़ें देखेंगे। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी घोषणा पत्र हमारा रहेगा, उस घोषणा पत्र पे हम पूरा काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो राजस्थान के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे जो आज़ादी के 75 साल तक हमारे लोगों को नहीं मिला। विजयपाल जी, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी पर जातिवाद का ठप्पा लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, हनुमान बेनीवाल जी ने सभी जाति वर्ग के लोगों की मदद करी है। मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनको काम करते हुए देखता हूँ। उनके दर पे जाने के बाद, चाहे वो किसी जाति धर्म बिरादरी का आदमी हो, उसकी तकलीफ को वो सुनते हैं और उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर और उसको पारिवारिक सदस्य मानकर उसकी मदद करते हैं। अब बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें हर जाति वर्ग के लोगों की नेताजी ने मदद करी है। और हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, तो अधिकतर लोग जाते ही इसी समाज के लोग हैं। तो आप ऐसी भावना किसने तैयार करी, इस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो कांग्रेस बीजेपी के नेता जो हैं, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया
ताकि दूसरी जाति के लोग हनुमान जी से नहीं जुड़े, उनके नज़दीक नहीं जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, जिसके मन में भी ये किंतु परंतु है कि हनुमान बेनीवाल जातिवादी है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हनुमान बेनीवाल जी के पास जाइए, अपनी बात रखिए। अगर आपकी मदद नहीं होती है, फिर आप जातिवाद का बात टैग लगा सकते हो, जाति का आरोप लगा सकते हो। हनुमान हर आदमी की मदद करने वाले नेता है। ऐसे नेता किसी जाति धर्म में हो, मैं हम वैसे नेताओं का हम सम्मान करते हैं। विजयपाल जी, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि आज के युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे जो नशे की प्रवृत्ति में चले जा रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जरूर बेरोजगारी बढ़ी है। मैं आप तमाम नौजवानों से अपील करूँगा कि शिक्षा पर ध्यान देते हुए, आप नशे से दूर रहते हुए, अपने परिवार का ख्याल रखते हुए, अपने दोस्तों का ख्याल रखते हुए एक शानदार अपना खुद का वातावरण ऐसा तैयार करें कि आपको अपनी एक अलग पहचान आपको दिलाएं, और आप अच्छे के लिए लड़ें, वो बुरे के साथ नहीं रहें। अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो आप निश्चित तौर पे अच्छे बनोगे। और मैं ये एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सब लोग प्रेम भाईचारे को मजबूत करें, नफरत से बहुत दूर रहें, क्योंकि प्यार दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। मोहब्बत से आप दुनिया जीत सकते हो, नफरत से नहीं। प्यार मोहब्बत से आप रहना सीखें। यही मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से मेरे प्यारे भाइयों को। बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी, हमारे BS लाइव चैनल पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।